चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी क्लास 11 के भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास वाला पुस्तक के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें हम 1950 से 1990 के बीच के अध्ययन करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें भारत की पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की जानकारी मिलेगी। फिर इस वर्ष 1950 से 1990 तक विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कृषि और उद्योग से अपनाई गई विकास की नीतियों को समझेंगे और एक नियमित अर्थव्यवस्था के गुणों तथा सीमाओं का भी विवेचन करेंगे। एक विद्वान है प्रथम पंचवर्षीय योजना में इन्होंने कहा था कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगी। देखते हैं एक परिचय पहले इस चैप्टर का। तो 15 अगस्त 1947 के दिन भारत में स्वतंत्रता का एक नया प्रभात उदित हुआ था और अंततः 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद हम अपने भाग्य के विधाता बन गए और अब राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य हमारे अपने हाथों में था। स्वतंत्र भारत के नेताओं को अन्य बातों के साथ साथ यह भी तय करना था कि हमारे देश में कौन सी आर्थिक प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी और जो केवल कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सर्वजन कल्याण के लिए कार्य करेगी, सबके कल्याण के लिए ही कार्य करेगी। विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हो सकती है, जैसे यहाँ बॉक्स में दिया गया है विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के बारे में। जैसे आर्थिक प्रणालियों के प्रकार, जैसे प्रत्येक समाज को 3 प्रश्नों के उत्तर देते होते हैं, जैसे कि ये देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और वस्तु और सेवाओं किस प्रकार उत्पादित की जाए और उत्पादक इस कार्य में मानव श्रम का अधिक प्रयोग करे अथवा पूंजी यानी मशीनों का करे। और तीसरा है उत्पादित वस्तु और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच किस प्रकार वितरण किया जाना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो सभी प्रश्नों का एक उत्तर मांग और पूर्ति के बाजार शक्ति पर ही निर्भर करता है। अब बाजार अर्थव्यवस्था में, जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग है। इसमें वही वस्तु उत्पादित हो जाती है जिन्हें देश के घरेलू या विदेशी बाजारों के लाभ बेचा जा सके। यदि करों की मांग है तो करों का उत्पादन होगा और साइकिलों की मांग है तो साइकिलों का उत्पादन होगा। यही श्रम में पूंजी की अपेक्षा सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा और यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन के अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता है। अधिकांश विभाजन इस आधार पर होता है कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता कितनी है और वे किन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने की क्षमता रखते हैं। अभिप्राय यह है कि खरीदने के लिए जेब में रुपए होने चाहिए। कम कीमत पर गरीबों के लिए घर आवश्यक है, किंतु उनकी गणना बाजार मांग को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि मांग के अनुसार गरीबों की क्रय शक्ति नहीं है। परिणाम स्वरूप इस वस्तु की उत्पादन और पूर्ति बाजार शक्ति का अनुसार नहीं हो सकती है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ऐसी व्यवस्था पसंद नहीं थी, क्योंकि ऐसी व्यवस्था को अपनाने से हमारे देश का अधिकांश लोगों को अपनी स्थिति सुधारने का अवसर नहीं मिल पाता। समाजवादी समाज इन 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः भिन्न तरीके से देखते हैं। समाजवादी समाज में सरकार की यह निर्णय लेते हैं कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। यह माना जाता है कि सरकार यह जानती है कि देश के लोगों के हित में क्या है और इसलिए लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता और सरकार की यह निर्णय करती है कि वस्तुओं का उत्पादन तथा वितरण किस प्रकार किया जाए। सिद्धांत यह मानता है कि समाजवाद में वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर होता है, उनकी क्रय क्षमता के आधार पर नहीं। और इसके विपरीत एक समाजवादी राष्ट्र अपने सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराता है। समाजवादी व्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। उदाहरण के लिए चीन और क्यूबा में अधिकतर आर्थिक गतिविधियां सामाजिक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है और अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात सरकार तथा बाजार एक साथ इन दोनों के प्रश्न देते हैं और क्या उत्पादन किया जाए, किस प्रकार का उत्पादन हो तथा किस प्रकार का वितरण किया जाए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार उन्हीं वस्तु और सेवाओं का सुलभ कराता है जिसका वह अच्छा उत्पादन कर सकता है तथा सरकार उन आवश्यक वस्तु और सेवाओं को सुलभ कराती है जिन्हें बाजार सुलभ कराने में विफल रहता है।
हमने बॉक्स में देखा। और पर जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रतिमान सबसे अच्छा लगा, और किंतु वे भी भूतपूर्व सोवियत संघ की उस नीति के पक्षधर नहीं थे जिनमें उत्पादन के सभी साधन यानी खेत और कारखाने सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत थे। कोई निजी संपत्ति नहीं थी। लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध भारत जैसे देश में सरकार के लिए पूर्व सोवियत संघ की तरह अपने नागरिकों को भूस्वामित्व के प्रतिमानों तथा अन्य संपत्तियों को परिवर्तित कर पाना संभव नहीं था। नेहरू तथा स्वतंत्र भारत के अनेक अन्य नेताओं और चिंतकों ने मिलकर नव स्वतंत्र भारत के लिए पूंजीवाद तथा समाजवाद के अतिवादी व्याख्या के किसी विकल्प को खोज की, और बुनियादी तौर पर यद्यपि उन्हें समाजवादी सरकार अर्थव्यवस्था के लिए योजना बनाई। जैसे फिर इसके लिए हम बॉक्स 2.2 में देखते हैं कि योजना क्या है। तो योजना इसकी व्याख्या करती है कि किस देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। योजना के कुछ सामान्य तथा कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं जिनको एक निर्दिष्ट समय विधि में प्राप्त करना होता है। भारत में योजना 5 वर्ष की अवधि की होती है और इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। यह शब्दावली राष्ट्रीय नियोजन में अग्रणी पूर्व देश सोवियत संघ से ली गई थी, और हमारे योजना के वर्ष 2017 तक के प्रलेखों में केवल 5 वर्ष की योजना अवधि में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का ही उल्लेख नहीं किया गया, अपितु उनमें आगामी 20 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों का भी उल्लेख होता है। इससे दीर्घकालिक योजना को परिप्रेक्षात्मक योजना कहते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा परिप्रेक्षात्मक योजनाओं के लिए आधार प्राप्त करना की अपेक्षा की जाती है। यह तो संभव नहीं होगा कि सभी योजनाओं में उसके सभी लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। वस्तुतः विभिन्न लक्ष्यों में कुछ अंतर्द्वंद भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि प्रौद्योगिकी श्रम की आवश्यकता को कम करती है तो आधुनिक प्रौद्योगिकी के शुरू करने के लक्ष्य तथा रोजगार बढ़ाने के लक्ष्य में विरोध हो सकते हैं। आयोजकों को इस प्रकार के विरोधों का संतुलन करना पड़ता है। यह कार्य उतना सहज नहीं है। भारत की विभिन्न योजनाओं में अलग अलग लक्ष्यों पर बल दिया जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजना यह नहीं बताती है कि प्रत्येक वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाए। यह न तो स्वयं है और न ही आवश्यक है। यह न तो संभव है और न ही आवश्यक है। पूर्व सोवियत संघ ने यह कार्य करने का प्रयास किया था और वह पूरी तरह से विफल भी हुआ था। अतः इतना ही पर्याप्त है कि योजनाएं उन्हीं क्षेत्रों के विषय में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जिनमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, जैसे विद्युत उत्पादन और सिंचाई आदि हो गए। शेष को बाजार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, अधिक श्रेयस्कर रहता है। और निजी क्षेत्र को सभी योजना प्रयास का एक अंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रौद्योगिकी नीति एवं प्रस्ताव 1948 तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही सही दृष्टिकोण है। वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई और इस प्रकार पंचवर्षीय योजनाओं के युग का सूत्रपात हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य के बारे में देखें तो किसी योजना के स्पष्ट निर्दिष्ट लक्ष्य होने चाहिए। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक योजना में इन लक्ष्यों को एक समान महत्व दिया जाए। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में ऐसे लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है जिनको प्राथमिकता दी जानी है। और हाँ, योजनाओं को यह सुनिश्चित करना होता है कि जहां तक संभव हो चारों उद्देश्यों में कोई अंतर विरोध न हो। और आइए योजना के इन लक्ष्यों के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। समृद्धि के बारे में देखें। इसका अर्थ है देश में वस्तु और सेवाओं को उत्पादन क्षमता में वृद्धि। इससे का अभिप्राय उत्पादन पूंजी के अधिक भंडार या परिवहन, बैंकिंग और सहायक सेवाओं का विस्तार या उत्पादन पूंजी तथा सेवाओं की क्षमता में वृद्धि से है। और अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। जीडीपी एक वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। और अपने यह अवधारणा कक्षा 9 में पढ़ी होगी। और यही यदि जीडीपी को 10 में पढ़ा था हमने, और जीडीपी को एक केक मान लिया जाए तो समृद्धि का अर्थ इसके आकार में वृद्धि होगा। और यदि केक बड़ा होगा तो अधिक लोग उपभोग कर पाएंगे। यदि भारतीय जनता को अधिक समृद्धि और विविधतापूर्ण जीवन यापन करना है, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार, तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन करना आवश्यक है। देश का सकल घरेलू उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये क्षेत्र है
कृषि क्षेत्रक, औद्योगिक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। इन क्षेत्रों को योगदान से ही अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। कुछ देशों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि में कृषि का योगदान अधिक होता है, तो कुछ सेवा में क्षेत्र की वृद्धि इसमें अधिक योगदान करती है। जैसे बॉक्स हम 2.4 में देखें, यहाँ सेवा क्षेत्र के बारे में दिया है कि देश के विकास के साथ साथ इसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। अब भारत में तो यह परिवर्तन बहुत विचित्र रहा है और सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योगों का अंश प्रधान होता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। और भारत में जैसे कि एक गरीब देश में अपेक्षा की जाती है जीडीपी में कृषि का अंश 50% से अधिक था, किंतु 1990 में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर 40.59% हो गया और यह कृषि तथा उद्योग दोनों से ही अधिक था। ऐसी स्थिति में तो प्रायः विकसित देशों में ही पाई जाती है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश की समृद्धि की यह प्रवृत्ति और भी बढ़ गई और इससे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ। इसकी चर्चा अध्याय हमने 3 में विस्तार से करेंगे। यह महालनोबिस बॉक्स में दिया गया है। महालनोबिस है, यह भारतीय योजनाओं के निर्माता हैं। इन्हों के बारे में देखें तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान रहा है। इनमें सांख्यवेदी के प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है और उसके बाद योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ। इससे भारतीय योजना के लक्ष्यों में संबंधित आधारित विचार दिए गए थे। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता भी माना जाता है। महालनोबिस का जन्म 1893 में कलकत्ता में हुआ था और इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई थी और सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और 1945 में उन्हें ब्रिटिश की एक सोसाइटी का फेलो यानी सदस्य बनाया गया और यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI इनका स्थापना की तथा सांख्य नामक का जर्नल निकाला जो आज के सांख्यविदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ था और आज भी ISI तथा सांख्य दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिकीविदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सामान्य की दृष्टि से देखा जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार भी मिला और यह इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। और महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्रियों में वे लोग भी थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक भी थे। दूसरे शब्दों में वह अपने आलोचकों को सुनने के भी इच्छुक थे और यह उनकी महान विद्वता का द्योतक है। और आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं, परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाता है और सांख्यवेदी के सांख्यिकीय सिद्धांत में उनके योगदान से लाभ उठाते हैं और ये इनके से प्रेरणा भी लेते हैं। उसके बाद आधुनिकीकरण के बारे में देखें तो भारत में आधुनिकीकरण के बारे में देखें तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों की नई प्रौद्योगिकी अपनानी पड़ी। उदाहरण के लिए किसान पुराने बीजों के स्थान पर नई किस्म के बीजों का प्रयोग कर खेती की पैदावार बढ़ा सकता है। उसी प्रकार एक फैक्ट्री नई मशीनों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ा सकती है। नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। आधुनिकीकरण केवल नवीन प्रौद्योगिकी के प्रयोग तक सीमित नहीं है बल्कि उसका उद्देश्य सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना भी है। जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार भी पुरुषों के समान होना चाहिए। परंपरागत समाज में नारी का कार्य क्षेत्र घर की सीमाओं तक सीमित मान लिया जाता था और आधुनिक समाज में नारी की प्रतिभा का घर से बाहर बैंकों, कारखानों, विद्यालयों आदि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है और
ऐसा करने वाला समाज ही अधिकांशतः समृद्ध होता है। आत्मनिर्भरता देखें तो कोई ही राष्ट्र आधुनिकीकरण और आर्थिक समृद्धि अपने अथवा अन्य राष्ट्रों से आयातीय संसाधनों के प्रयोग के द्वारा कर सकता है। हमारी प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता को महत्व दिया गया, जिसका अर्थ है कि उन चीजों के आयात से बचा जाए जिनका देश में ही उत्पादन संभव था, और इस नीति को विशेषकर खाद्यान्न के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम करने के लिए आवश्यक समझा गया। और हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुए देश के लोगों के आत्मनिर्भरता की नीति को महत्व देना समझा गया और सबसे महत्वपूर्ण समझा गया। और इसके अतिरिक्त यह आशंका भी थी कि आयाती खाद्यान्न, विदेशी प्रौद्योगिकी और पूंजी पर निर्भरता किसी न किसी रूप में हमारे देश की नीतियों में विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ाकर हमारी संप्रभुता में बाधा डाल सकती है। और समानता के बारे में देखें, केवल समृद्ध आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने के बाद भी इन अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हो, केवल धनी लोगों तक ही सीमित न हो। अंततः समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भारतीय को भोजन, अच्छा आवास और स्वस्थ शिक्षा सेवाएं जैसे मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ होना चाहिए और धन संपत्ति के वितरण की असमानताओं भी कम होनी चाहिए। आइए अब हम जानने का प्रयास करेंगे 1950 से 1990 तक की अवधि में लागू की गई प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं ने किस प्रकार इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास की तथा कृषि, उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ये प्रयास कहां तक सफल रहे। और वर्ष 1991 के बाद अपनाई गई नीतियों और विकासात्मक मुद्दे के बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से भी पढ़ेंगे। जैसे स्वामित्व तथा प्रेरणा के बारे में थोड़ा देख लें तो किसान को भूमि यह नीति इस विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि यानी उन्हें अधिक प्रेरणा मिलेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि भूस्वामित्व से कृषक को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है, काश्तकारों को भूमि में सुधारों की कई प्रेरणा नहीं होती है, कोई अधिक उत्पादन से जमींदार को भी लाभ मिलता है। प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिए पूर्व सोवियत संघ के किसानों के द्वारा बिक्री हेतु फलों की पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया जाता है। वे सड़े गले फलों और ताजे फलों को एक ही बॉक्स में फेंक देते हैं। और आज प्रत्येक किसान यह जानता है कि सड़े गले फल ताजे फलों को भी खराब कर सकता है यदि उन्हें एक साथ पैक किया जाए, तो इससे किसान को ही हानि होगी क्योंकि फल बिक नहीं पाएंगे। और प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा काम क्यों करते हैं जो उनके साफ तौर पर हानि पहुंचाएगी। इसका अर्थ किसानों के सम्मुख प्रेरणाओं से है, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे, अतः न उन्हें लाभ होता था और न ही हानि। स्वामित्व न होने के कारण कृषकों को दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं होती थी। इससे इस बात की भी जानकारी मिलती है कि अति उपजाऊ विशाल कृषि क्षेत्र के उपलब्ध होने के बावजूद सोवियत संघ में कृषि क्षेत्र का उत्पादन कम क्यों था। उसके बाद कृषि के बारे में देखें, आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि औपनिवेशिक शासन काल में कृषि क्षेत्र में न तो समृद्धि हुई और न ही समता रह पाई है। स्वतंत्र भारत के नीति निर्माताओं को इन मुद्दे पर विचार करना पड़ा तथा उन्हें भू सुधारों तथा उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग द्वारा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया। भू सुधार में देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की भूधारण पद्धति में जमींदार, जागीरदार आदि का वर्चस्व था। ये खेतों में कोई सुधार किए बिना मात्र लगान की वसूली किया करते थे। और भारतीय कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादकता के कारण भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज का आयात करना पड़ा। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य ध्येय जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। स्वतंत्रता के 1 वर्ष बाद ही देश में बिचौलियों के उन्मूलन तथा वास्तविक कृषकों को ही भूमि का स्वामित्व बनाने ने जैसे कदम उठाए गए थे। और इसका उद्देश्य यह था कि भूमि का स्वामित्व किसानों को निवेश करने की प्रेरणा देगा, जैसे हमने बॉक्स में अभी देखा, और बेशर्ते उन्हें पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराई गई। दरअसल समानता को बढ़ाने के लिए भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित
निर्धारण एक दूसरी नीति थी। और इसका अर्थ है कि कृषि व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना। इस नीति का उद्देश्य कुछ लोगों में भू स्वामित्व के संकेंद्रण को कम करना था। बिचौलियों का उन्मूलन का नतीजा यह था कि लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हो गया तथा वे जमींदारों के द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्त हो गया। भूस्वामित्व से उन्हें उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन मिला और इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु बिचौलियों का उन्मूलन कर समानता के लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाई और कानून की कमियों का लाभ उठाकर कुछ भूतपूर्व जमींदारों ने कुछ क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूखंडों पर अपना स्वामित्व बनाए रखा और कुछ मामलों में काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया और भूस्वामियों ने अपने किसान भूस्वामी यानी वास्तविक कृषक होने का दावा भी किया। कृषकों को भूमि का स्वामित्व मिलने के बाद भी निर्धनतम कृषि श्रमिकों जैसे बटाईदार तथा भूमिहीन श्रमिक को भूमि सुधार से कोई लाभ भी नहीं हुआ। अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून में भी बाधाएं आए थे कुछ, जैसे अधिकतम भू सीमा निर्धारण करने में कानून बनाने में इसके तहत कुछ बाधाएं आई। बड़े जमींदारों ने इस कानून को न्यायालयों में चुनौतियां भी दी थी कि अधिकतम भूमि सीमा निर्धारण कानून क्यों बनाए जाए और उसके बाद जिसके कारण इसे लागू करने में भी देरी हुई। इस अवधि में वे अपनी भूमि निकट संबंधियों के आदि के नाम पर कराकर कानून से बच गए और कानून में भी अनेक कमियां थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने भूमि पर अधिकार बनाए रखने के लिए भी लाभ उठाए। केरल और पश्चिम बंगाल की सरकार वास्तविक किसान को भूमि देने के नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी और इसी कारण इन प्रांतों में भू सुधार कार्यक्रमों को विशेष सफलता मिली। दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों में इस स्तर की प्रतिबद्धता नहीं थी, अतएव आज तक जोतों में भारी असमानताएं बनी हुई है। हरित क्रांति देखें, स्वतंत्रता के समय देश की 75% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी और इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत ही कम थी क्योंकि पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा था और अधिसंख्य किसानों के पास आधारित संरचना का भी नितांत अभाव था। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है और यदि मानसून स्तर कम होता है तो किसानों की कठिनाइयां हो जाती है क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध न थी और यह सुविधा कुछ ही किसानों के पास थी और औपनिवेशिक काल का गतिरोध हरित क्रांति से अस्थायी रूप से समाप्त हो गया। इसका तात्पर्य उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों यानी HYV के प्रयोग से है और विशेषकर गेहूं तथा चावल उत्पाद में वृद्धि से है और इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों, कीटनाशकों तथा निश्चित जलपूर्ति की भी आवश्यकता थी। इन आगतों का सही अनुपात में प्रयोग होना भी महत्वपूर्ण है। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों से लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधाओं और उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता थी। अतः हरित क्रांति के पहले चरण में यानी लगभग 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक के HYV बीजों का प्रयोग पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त HYV बीजों का लाभ केवल गेहूं पैदावार वाले क्षेत्रों में ही मिल पाया और हरित क्रांति के द्वितीय चरण 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक है। तो द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्य तक पहुंचा और कई फसलों को लाभ भी हुआ। इस प्रकार हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के प्रसार में भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। अब भारत अपने खाद्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका या किसी अन्य देश की कृपा पर भी निर्भर नहीं थे। यदि किसान बाजार में बेचने की जगह इस उत्पादन का अधिकांश भाग स्वयं ही उपयोग करे तो अधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर कुछ मिलकर कोई फर्क नहीं मिलेगा। और दूसरी ओर यदि किसान पर्याप्त मात्रा में अपना उत्पादन बाजार में बेच सके तो अधिक उत्पादन का निश्चित ही अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपरीत अधिशेष कहलाता है। हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूं और चावल के अतिरिक्त उत्पादन का अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। इसके फलस्वरूप खदानों की कीमतों में उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कमी आई और अपनी कुल आय के बहुत बड़े प्रतिशत का भोजन पर खर्च करने वाले निम्न आय वर्गों को कीमतों में इससे सापेक्ष कमी बहुत लाभ हुई और हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सके जिन्हें खाद्यान्नों की कमी के समय प्रयोग किया जा सकता है। और यद्यपि हरित क्रांति से देश बहुत लाभान्वित हुआ और पर यह प्रौद्योगिकी पूरी तरह निरापद नहीं है।
एक जोखिम यह था कि इससे छोटे और बड़े किसानों के बीच असमानताएं बढ़ने की संभावना थी, क्योंकि केवल बड़े किसान अपेक्षित आगतों की खरीदने में सक्षम थे, जिससे उन्हें हरित क्रांति का अधिकांश लाभ प्राप्त हो जाता था। इसके अतिरिक्त इन फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की भी संभावना अधिक होती थी। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसान की फसल का सब कुछ नष्ट हो जाता था। सौभाग्यवश सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों के कारण ये आशंकाएं सत्य साबित नहीं हुई। सरकार ने निम्न ब्याज दर पर छोटे किसानों को ऋण दिए और उर्वरकों पर आर्थिक सहायता भी दी, ताकि छोटे किसानों को ये आवश्यक आगत उपलब्ध हो सके। छोटे किसानों को इन आगतों के प्राप्ति से छोटे खेतों की उपज और उत्पादकता भी समय के साथ बड़े खेतों की पैदावार के बराबर हो गई और इस प्रकार हरित क्रांति से छोटे बड़े सभी किसानों को लाभ मिला। सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों की सेवाओं के कारण छोटे किसानों को जोखिम भी कम हो गए, जो कीटनाशकों के आक्रमण से उनके फसलों को बर्बादी के कारण था। और यदि सरकार ने इस प्रौद्योगिकी का लाभ छोटे किसानों को उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रयास नहीं किए होते तो इस क्रांति का लाभ केवल धनी किसान ही उठा पाते। उसके बाद सहायकी पर बहस देखें। आजकल कृषि क्षेत्र की को दी जा रही आर्थिक सहायकी का आर्थिक औचित्य एक गरम बहस का मुद्दा बन गया है और इस बात से तो सभी सहमत है कि किसानों द्वारा अब सामान्यतः छोटे किसानों द्वारा विशेष रूप से नई HYV प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले प्रोत्साहन प्रदान करने वाले सहायकी ही दी जानी आवश्यक है। किसान प्रायः किसी भी नई प्रौद्योगिकी को जोखिमपूर्ण समझते, अतः किसानों द्वारा नई प्रौद्योगिकी की परख के लिए सहायकी आवश्यक थी। और कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि एक बार प्रौद्योगिकी का लाभ मिल जाने तथा उनके व्यापक प्रचलन के बाद सहायकी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया है। यद्यपि सहायकी का ध्येय तो किसान को लाभ पहुंचाना है, किंतु उर्वरक सहायकी का लाभ बड़ी मात्रा में प्राप्त प्राय उर्वरक पर उद्योग तथा अधिक समृद्धि क्षेत्र के किसानों को पहुंचाता है। अतः यह तर्क दिया जाता है कि उर्वरकों पर सहायकी जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इससे इनसे लक्षित समूह को लाभ नहीं होता है और सरकारी कोष पर अनावश्यक भारी बोझ भी पड़ता है। और दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मत है कि सरकार को कृषि सहायकी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि भारत में कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा व्यवसाय है। अधिकांश किसान बहुत गरीब है और सहायकी को समाप्त करने से वे अपेक्षित आगतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। सहायकी समाप्त करने से गरीब और अमीर किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी तथा समता के लक्ष्य का उल्लंघन भी होगा। और इन विशेषज्ञों का तर्क है कि यदि सहायकी से बड़े किसानों तथा उद्योगों को अधिक लाभ हो रहा है तो सही नीति सहायकी समाप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसे कदम उठाना है जिनसे कि वे केवल निर्धन किसानों को ही इनका लाभ मिले। और 1960 के दशक के अंत तक देश में कृषि उत्पादकता की वृद्धि से भारत खदानों में आत्मनिर्भर हो गया। यह निश्चित ही गौरवपूर्ण उपलब्धि रही है। इसके बावजूद नकारात्मक पहलू भी यह रहा है कि 1990 तक भी देश की 65% जनसंख्या कृषि में लगी थी। अर्थशास्त्री इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसे जैसे देश संपन्न होता है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान में और उस पर निर्भर जनसंख्या में पर्याप्त कमी आती है। भारत में 1950 से 1990 की अवधि में यद्यपि GDP में कृषि के अंशदान में तो भारी कमी आई है, पर कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात में नहीं, जो 1950 में 67.50% थी और 1990 तक घटकर 64.90% हो पाई थी। और इस क्षेत्र में इतनी उत्पादक वृद्धि को न्यूनतम श्रम के प्रयोग द्वारा ही संभव थी। और फिर इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लगे रहने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यही है कि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र किसी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नहीं खपा पाए और अनेक अर्थशास्त्री इसे 1950 से 1990 के दौरान अपनाई गई नीतियों की विफलता मानते हैं। बॉक्स में देखें जैसे कीमतें संकेतकों के रूप में, तो आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है कि बाजार में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है। यह समझना आवश्यक है कि कीमतें वस्तुओं की उपलब्धता का संकेतक है। यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और कीमतों के आधार पर और उसके प्रयोग के संबंध में सही निर्णय लेने की इसकी उपभोक्ता को प्रेरणा मिलती है। यदि निम्न पूर्ति के कारण पानी की कीमत बढ़ जाती है तो लोग इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करेंगे। उदाहरण के
लिए, पानी संरक्षण के लिए वे बगीचे में पानी देना बंद कर सकते हैं। अब जब वे भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो हम शिकायत करते हैं कि सरकार पर दोषारोपण करते हैं, और परंतु पेट्रोल की कीमत में वृद्धि इसकी अधिक कीमत को दर्शाती है, और कीमत वृद्धि इस बात का संकेतक है कि पेट्रोल कम मात्रा में उपलब्ध है। यह पेट्रोल का कम उपयोग करने और वैकल्पिक ईंधनों को तलाश की प्रेरणा देता है। और कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सहायक कीमतों को वस्तु की पूर्ति का संकेतक नहीं होने देती है, जबकि जब बिजली और पानी को सहायक युक्त दरों पर या निःशुल्क प्रदान किया जाता है तो उनकी कीमत का ध्यान रखे बिना उनका फिजूल उपयोग भी किया जाता है। यदि पानी निःशुल्क प्रदान किया जाएगा तो किसान पानी प्रधान फसलें उगाएगा, उसके बाद भले ही उस क्षेत्र में जल संसाधनों की कमी हो और इन फसलों से दुर्लभ संसाधन भी कम हो जाएगी। यदि पानी की कीमत दुर्भरता के अनुसार निर्धारित हो जाए तो किसान क्षेत्र के अनुकूल उपयुक्त फसलें उगाएगा और उर्वरक कीटनाशकों पर सहायकी संसाधनों का प्रयोग बढ़ाएगी, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। सहायकी से फिजूल उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, और प्रेरणा के दृष्टि से सहायकी पर विचार करें और स्वयं से यह पूछे कि क्या किसान को निःशुल्क बिजली प्रदान करना आर्थिक दृष्टि से उचित है या नहीं। उसके बाद देखते हैं उद्योग और व्यापार भारत में। अर्थशास्त्रियों ने ऐसा पाया कि निर्धन राष्ट्र तभी प्रगति कर पाते हैं जब उसमें अच्छे औद्योगिक क्षेत्र हो। उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं और यह कृषि के रोजगार की अपेक्षा अधिक अस्थायी होती है। इनसे आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं कारणों से हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर अत्यधिक बल दिया गया था। अपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता के समय भारत में बहुत कम उद्योग थे। अधिकांश उद्योग सूती वस्त्र, पटसन आदि तक ही सीमित रह गए थे। उसके बाद जमशेदपुर और कोलकाता में लोहा और इस्पात की सुप्रबंधित फर्म थे, और यदि अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो हमें ऐसे औद्योगिक आधार का विस्तार करने की आवश्यकता थी जिसमें विविध प्रकार के उद्योग हो। उसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में देखें, हमारे नीति निर्माताओं के समक्ष एक बहुत बड़ा प्रश्न यह था कि उद्योग विकास में सरकार और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में उद्योगपति के पास भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उद्योगों में निवास करने के लिए अपेक्षित पूंजी नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इतना बड़ा बाजार भी नहीं था जिसमें उद्योगपति को मुख्य परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिले, और यद्यपि इसके पास ऐसा करने के लिए पूंजी भी थी तो उन्हीं कारणों से सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में व्यापक भूमिका निभानी पड़ी। इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद के पथ पर अग्रसर करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योग का नियंत्रण करेगी। इसका अर्थ यह था कि सरकार उन उद्योगों पर पूरा नियंत्रण रखेगी जो अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे। निजी क्षेत्र की नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र की नीतियों की अनुपूरक होगी और सार्वजनिक क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभाएगी। उसके बाद औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 देखें तो भारतीय उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया और इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया और इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिन पर सरकार का अनन्य स्वामित्व था। दूसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जिनके लिए निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के साथ मिलकर प्रयास किए जा सकते थे, परंतु जिनमें से नई इकाइयां को शुरू करने के लिए एकमात्र जिम्मेदार राज्य की होती थी। और तीसरे वर्ग में वे उद्योग शामिल थे जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का ही एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र के लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया। इन्हें नए उद्योगों को तब तक अनुमति नहीं दी जाती थी जब तक सरकार से लाइसेंस नहीं प्राप्त किया जाता था और इस नीति का प्रयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। यदि उद्योग आर्थिक रूप में पिछड़े क्षेत्रों में लगाए गए तो लाइसेंस प्राप्त करना आसान था। इसके अतिरिक्त उन इकाइयों को कुछ रियायतें जैसे कर लाभ तथा कम प्रशुल्क पर बिजली दी गई और इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानताओं को बढ़ावा देना था। वर्तमान उद्योगों को भी उत्पादन बढ़ाने या विविध प्रकार के उत्पादन जैसे वस्तुओं की नई
किस्मों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होता था। और इसका अर्थ यह सुनिश्चित करना था कि उत्पादित वस्तुओं को मात्रा अर्थव्यवस्था द्वारा अपेक्षित मात्रा से अधिक न हो। और उत्पादन बढ़ाने का लाइसेंस केवल तभी दिया जाता था जब सरकार इस बात से आश्वस्त होती थी कि अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता है। लघु उद्योग के बारे में देखें तो 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहा जाता है, और इसने इस बात की संभावना पर विचार किया कि ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योग का प्रयोग किया जाए। लघु उद्योग की परिभाषा किसी इकाई की परिसंपत्तियों के लिए दिए जाने वाले अधिकतम निवेश के संदर्भ में दी जाती है। समय के साथ साथ निवेश की सीमा भी बदलती रहती है। 1950 में लघु औद्योगिक इकाई उसे कहा जाता है जो 5 लाख रुपए का अधिकतम निवेश करती थी, और इस समय 1 करोड़ रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता था। ऐसा माना जाता था कि लघु उद्योग अधिक श्रम प्रधान होते हैं, और अर्थात उनमें बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा श्रम का प्रयोग अधिक किया जाता था, अतः वे अधिक रोजगारों का सृजन करते थे। लेकिन ये बड़ी औद्योगिक फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, और यह स्पष्ट है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए एक बड़ी फर्म से उनकी रक्षा किए जाने की आवश्यकता है, और इस उद्देश्य के लिए उनके उत्पादों को लघु उद्योग के लिए आरक्षित किया गया। ऐसे आरक्षण की कसौटी यह थी कि इकाइयां उन वस्तुओं के विनिर्माण के योग्य है। उन्हें अन्य रियायतें भी दी गई थी, जैसे कम उत्पाद शुल्क तथा कम ब्याज दरों पर बैंक ऋण। उसके बाद देखते हैं भारत में व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन में भारत द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी नीति व्यापार नीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थी, और प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषताएं अंतर्मुखी व्यापार नीतियां थी, और तकनीकी रूप से इन नीति को आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य आयात के बदले घरेलू उत्पाद द्वारा पूर्ति करना है। उदाहरण के लिए विदेश में निर्मित वाहनों का आयात करने के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया, और इस नीति के अनुसार सरकार ने विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा की। आयात संरक्षण के 2 प्रकार थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातीय वस्तुओं पर लगाया गया कर है, और प्रशुल्क लगाने पर आयातीय वस्तु अधिक महंगी हो जाती है, जो वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। काटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट हो जाती है जिन्हें आयात की जा सके, और प्रशुल्क और कोटे हैं। आयात संरक्षण 2 प्रकार के थे, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क आयातीय वस्तु पर लगाया गया कर है, और प्रशुल्क लगाने पर आयातीय वस्तु अधिक महंगी हो जाती है, जो वस्तुओं के प्रयोग को हतोत्साहित करती है। और कोटे में वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट की जाती है, और जिन्हें आयात किया जा सकता है। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनमें आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं, और उसमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से देशी फर्मों की रक्षा होती है। संरक्षण की नीति इस धारणा पर आधारित थी कि विकासशील देश के उद्योग अधिक विकसित देशों द्वारा प्रतिपादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं था। यह माना जाता है कि यदि घरेलू उद्योग का संरक्षण किया जाता है तो समय के साथ वे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख लेंगे। और हमारी योजनाओं को यह भी आशंका थी कि यदि आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो विलासिता की वस्तुओं के आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च होने की संभावना बढ़ जाएगी। 1980 के दशक के मध्य तक निर्यात संवर्धन पर कोई गंभीर विचार नहीं किया गया था। उसके बाद देखें भारत में औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव के बारे में। तो 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियां वस्तुतः उल्लेखनीय रही है। औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा प्रदत्त जीडीपी का अनुपात 1950 से 51 में 13% से बढ़कर 1990 से 1991 में 24.6% हो गया। जीडीपी से उद्योगों में हिस्सेदारी में बढ़ोतरी विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की 6% वार्षिक समृद्धि दर प्रशंसनीय है। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे। वस्तुतः औद्योगिक क्षेत्र प्राय सार्वजनिक क्षेत्र के कारण विविधतापूर्वक बन गया था। लघु उद्योगों के संवर्धन से उन लोगों को अवसर प्राप्त हुए जिनके पास व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए बड़े फर्मों को प्रारंभ करने हेतु पूंजी
भी नहीं थी और विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रति संरक्षण से उन इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में देशी उद्योगों का विकास हुआ जिनका विकास अन्यथा संभव नहीं था। और भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किए गए योगदान के बावजूद कुछ अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उद्योगों के निष्पादन की बड़ी आलोचना भी की थी। इस अध्याय के प्रारंभ में यह प्रस्तावित किया गया था कि शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता अधिक थी। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि सरकारी उद्यमों ने कुछ वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन प्राय उन पर एकाधिकार रखते हुए जारी रखा और जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। दूरसंचार सेवा का प्रावधान किया जाना दूसरा उदाहरण है। इससे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में आरक्षण प्रदान किया गया, जबकि देखा गया कि निजी क्षेत्र के फर्म भी उपलब्ध करा सकते हैं। 1990 के दशक के अंत तक भी प्रतिस्पर्धा न होने के कारण व्यक्ति को टेलीफोन कनेक्शन लेने में लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। और इसका दूसरा उदाहरण मॉडर्न ब्रेड की स्थापना, जो ब्रेड विनिर्माण करने वाली एक फर्म है, जैसे कि निजी क्षेत्र के ब्रेड का निर्माण ही नहीं कर सकता। 2001 में यह फर्म निजी क्षेत्र को बेच दी गई। और मुख्य बात यह थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को योजना विकसित करने के 4 दशक बाद भी इस दोनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था। जैसे क में देखें तो केवल सार्वजनिक क्षेत्र के क्या कर सकता है, ख में निजी क्षेत्र के भी क्या कर सकता है। उदाहरण के लिए आज भी केवल सार्वजनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र को होटलों की भी व्यवस्था कर सकता है, यद्यपि सरकार होटल चलाती है। और इस आधार पर कुछ विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राज्य को उन क्षेत्रों से हट जाना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र के कार्य कर सकते हैं। सरकार ऐसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर संसाधनों का संकेंद्रण कर सकती है जिन्हें निजी क्षेत्र को उपलब्ध नहीं करा सकते। अनेक सार्वजनिक क्षेत्र की भी फर्मों ने भारी नुकसान उठाया है, लेकिन उन्होंने काम जारी रखा क्योंकि किसी सरकारी उपक्रम का बंद किया जाना कठिन है और भले ही इसके कारण राष्ट्र के सीमित संसाधनों का निकास होता रहे, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी निजी फर्मों को सदैव लाभ होता हो। वास्तव में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र को भी फर्म मूलतः निजी फर्म थी जो हानि के बाद बंद कर दिए गए थे। उसके बाद कामगारों की नौकरियों की संरक्षा उसके बाद कामगारों की नौकरियों की संरक्षा के लिए उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और बहरहाल नुकसान उठाने वाली निजी फर्में अपने को बनाए रखने के लिए संसाधनों का अपव्यय नहीं होने देगी। और किसी उद्योग को शुरू करने के लिए आवश्यक लाइसेंस का कुछ औद्योगिक घरानों द्वारा दुरुपयोग किया गया। बड़े उद्योगपति नई फर्म शुरू करने के लिए नहीं बल्कि नए प्रतिस्पर्धियों को रोकने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लेते थे। और परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक नियमन के कारण कुछ फर्में कार्य कुशल नहीं बन पाई। उद्योगपति अपने उत्पादन के विषय में विचार करने की अपेक्षा लाइसेंस प्राप्त करने की कोशिश में और संबंधित मंत्रालयों में लॉबी बनाने के समय व्यतीत करते थे। अब विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण की आलोचना भी इस आधार पर की जा रही थी कि यह उस स्थिति के बाद भी जारी रहा जब यह सिद्ध हो चुका था कि इससे लाभ के स्थान पर नुकसान अधिक होगा। आयातों पर प्रतिबंधों के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ा था जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते थे। उत्पादक इस बात से अवगत थे कि उनके पास एक आबद्ध बाजार है, अतः उन्हें अपनी वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु कोई प्रेरणा नहीं थी। जब वे घटिया वस्तुओं को ऊंची कीमत पर बेचते थे तब उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की क्यों सोचे। और आयातों की प्रतिस्पर्धा ने हमारे उत्पादकों को और अधिक दक्ष बनाने के बाध्य किया। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयोजन लाभ कमाना नहीं है बल्कि राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र की फर्मों का मूल्यांकन जनता के कल्याण के आधार पर किया जाना चाहिए। उनका मूल्यांकन उनके द्वारा कमाए गए लाभों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संरक्षण के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मत है कि हमें विदेशी प्रतिस्पर्धा से उत्पादनों का संरक्षण तब तक करना चाहिए जब तक धनी राष्ट्र ऐसा करते रहे। और इन सभी विरोधों के कारण अर्थशास्त्रियों ने हमारी नीति में परिवर्तन करने का आग्रह किया और अन्य समस्याओं सहित इस समस्या के कारण सरकार ने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। निष्कर्ष के तौर पर देखें, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति उल्लेखनीय रही है। हमारे उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की स्थिति की तुलना में विविधतापूर्वक हो गए हैं और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भूमि सुधारों का परिणाम भी हुआ है कि इन घृणित जमींदार प्रथा का उन्मूलन हो गया। औद्योगिक क्षेत्र में अनेक अर्थशास्त्री सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से असंतुष्ट थे। अतिशय सरकारी नियमन के कारण उद्यम वृत्ति अवरुद्ध हो गई। आत्मनिर्भरता के नाम पर भारतीय उत्पादकों का संरक्षण विदेशी प्रतिस्पर्धा से किया गया। इससे उन्हें उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करने की प्रेरणा भी नहीं मिली और भारतीय नीतियां अंतर्मुखी थी। इससे एक सशक्त निर्यातक क्षेत्र को विकसित करने में विफल रहे। बदलते हुए वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से प्रसंग में यह सर्वत्र महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीति में सुधार के लिए आवश्यक है और भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए 1991 में एक नई आर्थिक नीतियां शुरू की गई। इस विषय पर अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे। पुनर्वार्तन में देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने एक आर्थिक पद्धति की कल्पना की जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद की विशेषताएं सम्मिलित थी और इसकी परिणति मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के रूप में हुई। फिर सभी आर्थिक योजनाएं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही निर्मित की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य है समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता है। कृषि क्षेत्र में मुख्य नीतिगत पहल थे भूमि सुधार तथा हरित क्रांति और इन पहलों से भारत को खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनने में सहायता भी मिली और कृषि पर निर्भर रहने वाले लोगों का अनुपात कम नहीं हुआ जैसे कि आशा थी। और औद्योगिक क्षेत्र में नीतिगत आयात स्थानापन्न पहलों ने सकल घरेलू उत्पाद के लिए इसके योगदान में वृद्धि की। औद्योगिक क्षेत्र में एक बड़ी कीमत यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र की कार्य पद्धति कुशल नहीं थी क्योंकि इस घाटे की ओर उन्मुख थी जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र के सीमित संसाधनों का बहिर्गमन और नुकसान भी हुआ।